हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ये भी रेजोनेंस का ही पार्ट है। तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा कंसेप्ट अप्लाई होगा वो रेजोनेंस का ही अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किन को बोलते हैं? तो जो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था वो था बेंजीन। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम जो डिफाइन करेंगे वो बेंजीन के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं क्या एरोमेटिक कंपाउंड aromatic compounds are special type of, तो क्या हो जाएगा? aromatic compounds are special type of organic compounds तो aromatic compounds are the special type of compounds which have properties similar to benzene। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेंजीन। यानी कि ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर हो? बेंजीन के सिमिलर हो। जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेंजीन के सिमिलर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आती है। हम यहाँ से कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनका एप्लीकेशन हम आगे जो कंपाउंड्स स्टडी करेंगे उन कंपाउंड्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बेंजीन है वो साइक्लिक है। तो जो अगर हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहाँ पर मैं बेंजीन की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ें हम बेंजीन में ऑब्जर्व कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को फिर हम आगे दूसरे कंपाउंड को कंपेयर करने में यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन क्या है? साइक्लिक है। तो पहली कंडीशन तो ये है, जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हम केवल अभी उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। जो बेंजीन है ये साइक्लिक है और प्लेनर भी है। साइक्लिक है एंड प्लेनर है। प्लेनर का मतलब जो कंपाउंड है, ईच कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या आ रहा है? sp2 आ रहा है। ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके कि एक एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम चेक कर सकते हैं। तो ईच कार्बन एटम पर, हर एक कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होगा। उस हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होगा 1, 2 और 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलो, साइक्लिक हुआ, प्लेनर हुआ, ये कंडीशन तो यहां से हमने देख ली। एक प्रॉपर्टी यहां पर और आती है जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, वो ये है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। और जो रेजोनेंस है वो कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। ईच एटम रेजोनेंस का हिस्सा है। तो हम यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं क्या? कंप्लीट रेजोनेंस। तो ये दो चीजें हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि बेंजीन
के अंदर एक तो बेंजीन साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कंप्लीट रेजोनेंस है। अगर कंपाउंड के अंदर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है या फिर कंपाउंड प्लेनर नहीं है या फिर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड कभी भी आपका एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। तो इसी पर बेस्ड, एरोमेटिक कंपाउंड पर बेस्ड एक साइंटिस्ट था हकल, तो उसने एक दो पॉइंट और भी बोले थे, तो उन पॉइंट्स को हम यहां पर देखते हैं कि एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज एरोमेटिक की है सेम वही प्रॉपर्टीज एंटी एरोमेटिक की भी आएंगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम यहां पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कब कब होंगे। तो दोनों को देखते हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। दोनों कंपाउंड को साइड बाय साइड स्टडी करते हैं, तो जिससे कि जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो हम आसानी से देख करके आइडिया लगा सकें। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ही या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। दोनों की पहली कंडीशन सेम है, क्या कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कंपाउंड ना तो कभी एरोमेटिक होगा ना ही कभी एंटी एरोमेटिक आएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर हमें चेक करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या आती है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है, अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो ना तो हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे और ना ही हम उसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। तो प्लेनर हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर है? तो आसान सा तरीका है कि जितने भी एटम हैं सारे के सारे एटम sp2 और sp होने चाहिए। अगर sp2 है, एक हो सकता है कि एक आधा एटम sp भी दिया हुआ हो, तो sp2 या फिर sp होने चाहिए तभी कंपाउंड प्लेनर होगा। अगर sp3 एटम आ गया तो कंपाउंड कभी भी प्लेनर नहीं आने वाला है, क्योंकि sp3 का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो टेट्रा, sp3 की जो ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल होती है। अगर हम बात करें sp की ज्योमेट्री की तो sp की ज्योमेट्री आती है लीनियर, sp2 की ज्योमेट्री आती है ट्राइएंगुलर प्लेनर, और अगर हम बात करें sp3 की तो ये आती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जो प्लेनर है या तो लीनियर वाला होगा, ये प्लेनर हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइंगुलर, ये प्लेनर हो सकता है, sp3 वाला कभी भी प्लेनर नहीं आएगा। तो जब भी हमें चेक करना होगा कि प्लेनर है या नहीं है तो हम ये दो चीजें देख लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना चाहिए। ओके, अब एक कंडीशन और है यहां पर, देखो यहां तक दोनों कंडीशन सेम ही आ रही है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस और कंप्लीट रेजोनेंस। ये पॉइंट हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब क्या है। यहां पर भी एंटी एरोमेटिक में भी यही कंडीशन है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन और कंप्लीट रेजोनेंस, ये कंडीशन जरूरी है। तो ये तीनों पॉइंट दोनों के लिए सेम है, एरोमेटिक के लिए भी एंटी। अभी आपको हो सकता है थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आ रही हो कि चलो एरोमेटिक का तो समझ में आता है कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग लाइक प्रॉपर्टी होंगी वो एरोमेटिक होगा, अब एंटी एरोमेटिक कहां से आ गया? तो दोनों पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहां से आते हैं और इनकी स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है वो हम अभी देखेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
थोड़ा सा मैं उस कंसेप्ट का यूज करूंगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे समझने की। फोर्थ पॉइंट आता है मस्ट फॉलो हकल रूल। तो क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 कितनी 4n+2 डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डिलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर लोकेलाइज्ड है लेकिन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने वाली है। और n की वैल्यू क्या आ सकती है, n = 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। n एक इंटीजर वैल्यू है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड मस्ट हैव 4n डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और यहां पर n क्या आ जाएगा, n 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और ये जो रूल है लास्ट वाला रूल, इस रूल को हम बोलते हैं हकल रूल। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन इस तरह का मिल जाए कि कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल रूल, इस तरह से भी आपको मिल सकता है। हकल रूल का मतलब क्या है कि कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस होंगी तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ये कंडीशंस होंगी तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक। अगर ये कंडीशन है एरोमेटिक, ये कंडीशन है एंटी एरोमेटिक, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं है तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो अब हम एग्जांपल लेकर के इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आसान सा एग्जांपल लेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक होता है, बेंजीन प्लेनर भी होता है। तो हम सारी कंडीशंस 1 बाय 1 कंडीशंस लेकर के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं बेंजीन को। अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं बेंजीन की प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि बेंजीन प्लेनर ही होता है। तो जब हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजीन के ईच कार्बन एटम पर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने के बाद पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर जो ऑर्बिटल है उनको मैं इस तरह से डिफरेंट उससे मार्क कर दे रहा हूं, जिससे कि हमें पता चले कि ऑर्बिटल एक फेज में है या फिर एक फेज में नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। तो यहां पर होगा क्या, ये जो हम सेम फेज में ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हमें यहां पर दिए हुए सेम फेज में ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के बाद बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे तो यहां पर पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो बॉन्ड्स इन दो के बीच भी बन सकता है, इन दो के बीच और इन दो के बीच। लेकिन जब हम रेजोनेंस करा देंगे तो रेजोनेंस कराने पर जो बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हमें यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है या फिर जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, वो जो रिंग दिया हुआ है, जो प्लेनर रिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर और इसके नीचे बोथ साइड में इक्वल होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम यहां पर एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये आपका स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा या फिर किस टाइप की प्रॉपर्टी आती है। तो एक पॉइंट हम यहां पर और देखते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना दूं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरह से वेरी करती है, तो इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से होती है, तो जो हमने अभी ऑर्बिटल बनाए हुए थे, ये ऑर्बिटल हमने इस तरह से बनाए हुए हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाले ऑर्बिटल इस तरह के, ये ऊपर वाले
पार्ट में लाई करेंगे, इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका ये आ जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ये ऊपर वाले पार्ट में आ सकती है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, ये जो नीचे वाला पार्ट है। तो यहां पर मैंने दोनों के दोनों रीजन को अलग अलग कलर से मार्क किया हुआ है। तो जो नोडल प्लेन है, यहां पर एक नोडल प्लेन भी बनता है। नोडल प्लेन का मतलब क्या हुआ, ऐसा एरिया, ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया या फिर स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, उसको बोलते हैं अपन नोडल प्लेन। तो अब इलेक्ट्रॉन या तो बेंजीन प्लेन के ऊपर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन बेंजीन प्लेन के नीचे होगा। और ये जो मैंने यहां पर पूरा रिंग के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले पार्ट में होंगे या फिर नीचे वाले पार्ट में। जितनी पॉसिबिलिटी ऊपर वाले पार्ट में होने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी नीचे वाले पार्ट में होने की भी है। अब क्वेश्चन आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब एक चीज यहां पर देखते हैं, बॉन्ड बनाने में कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 6 ऑर्बिटल। तो MOT के अकॉर्डिंग जब हम 6 ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से हमें मिल सकते हैं। ये अपने सिलेबस से काफी ऊपर की चीज है, तो हम यहां पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ ये एक्सप्लेन करने की कि किस तरह से ये कंडीशन बनती है। ये जो यहाँ पर लाइन दी हुई है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है। ये जो लाइन दी हुई है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी, यानी कि जब ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं हुए थे, ऑर्बिटल अपनी एटॉमिक फॉर्म में थे, तो उस टाइम पर उनकी एनर्जी ये थी। लेकिन जैसे ही MOT के लिए ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी का लेवल आ गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, जब हम 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे MOT के अकॉर्डिंग, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप किए जाएंगे। जब भी आपको ऑर्बिटल्स दिए जाते हैं तो हम अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप हुए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप हो जाएंगे। सॉरी, हमें हॉर्न्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हॉर्न्स रूल ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन को तब तक पेयर नहीं कर सकते हो जब तक कि सभी डिजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, फिर से हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे। तो अब ये जो सिचुएशन फ्रेम होकर के आती है, ये जो सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम आ रही है। जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, यानी कि इंटरमिक्स होने के बाद या फिर रेजोनेंस के बाद जो एनर्जी है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, वो ऑर्बिटल्स अपनी नेचुरल स्टेट से, जो एटॉमिक स्टेट है, उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या कंडीशंस आएंगी अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर के ड्रॉ करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो मैंने आपको बस केवल रिजल्ट बताया है यहाँ पर कि अगर रिजल्ट बनेगा तो किस तरह से बनेगा। एक कंपाउंड लेते हैं हम यहाँ पर, और जो कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइइन। अगर हम इस कंपाउंड को चेक करते हैं, कंपाउंड पूरा का पूरा साइक्लिक है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर। कंपाउंड साइक्लिक है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस चेक करते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, पहला रूल क्लियर, पहला पॉइंट कंफर्म हुआ। कंपाउंड प्लेनर है, sp2 sp2 sp2, बिल्कुल दूसरा भी क्लियर हुआ। कंपाउंड के अंदर जो कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सही बात है, पूरे रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 4n के मल्टीपल में, अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 1 प्लेस करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां पर n की वैल्यू 1 रखने पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड हुआ ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक।
ठीक है, ये कंपाउंड हुआ अपना एंटी एरोमेटिक। अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्यों अनस्टेबल होते हैं। तो अगेन यहां पर ऑर्बिटल्स बने हुए होंगे इस तरह से, एक ऑर्बिटल यहां पर होगा, एक ऑर्बिटल ये हुआ, ये हुआ, तो इसको भी हम इसी तरह से यहां पर फिलअप कर सकते हैं। ये कंडीशन मिल जाएगी यहां पर भी हमें। तो कितने ऑर्बिटल्स यहां पर यूज हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो अगर हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो टोटल अपने पास 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्म कराएंगे या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है। तो जो एंटी बॉन्डिंग कंडीशन में ऑर्बिटल बन करके आते हैं वो कुछ इस तरह के ऑर्बिटल बन करके आते हैं। 4 ऑर्बिटल थे, 4 ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब जब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो जाएगा। ये 2 कंडीशन आ गई। अब अगर हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कंपेयर करते हैं, जैसे बेंजीन और साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। पहले कंडीशन तो ये आ गई, पहला डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस ये आता है, बेंजीन के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स थे या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, सभी की टोटल एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी है उससे कम ही थी। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के लेवल में ही आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जिन कंपाउंड्स में इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, उनकी स्टेबिलिटी बेंजीन लाइक कंपाउंड से कम आती है, क्योंकि बेंजीन के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड़ हैं, यहां पर सारे पेड़ नहीं है। तो जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड़ आएंगे हमें कैसे पता चलेगा, MOT से पता चलेगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। तो यहां एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होंगे कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये पार्ट अपन लोग जनरली स्कूल में या फिर नॉर्मल कंडीशंस में स्किप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस पार्ट आ जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर कौन से कंपाउंड स्टेबल होते हैं, कौन से कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होंगे कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। रीजन हम लोग देख चुके हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा आती है, तो इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम यहां पर कंपेयर करते हैं कुछ कंपाउंड्स को कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, किस तरह से है वो देखते हैं। जैसे अभी हम यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे आसान सा एग्जाम्पल ये देते हैं। ये कंपाउंड दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए, वो पॉइंट्स हम यहाँ पर कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल, पहला पॉइंट क्लियर, साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट प्लेनर होना चाहिए, क्या प्लेनर है, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया हुआ है, sp3, प्लेनर नहीं है, साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात। अब अगर चेक करते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन, क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, ये वाला कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, चारों रूल्स एक साथ फॉलो होने चाहिए। अगर चारों रूल एक साथ फॉलो होंगे तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यहां पर चारों रूल फॉलो नहीं हो रहे, साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, प्लेनर नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होने वाला है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो कंपाउंड कौन सा आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक।
अगर एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक की कंडीशन नहीं आ रही है तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड अपना नॉन एरोमेटिक है। एक केस और देखते हैं। ओके चलो एक केस और देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। देखने में लगेगा कि ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर आता है। नॉन प्लेनर कैसा होता है, नॉन प्लेनर होने का रीजन ये है कि यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड 135 डिग्री के आता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है कितना 135। तो अपने इस बॉन्ड एंगल को मिनिमाइज करने के लिए ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और स्ट्रक्चर किस तरह की आ जाती है, इसकी बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। 2-3 ही कंपाउंड हैं इस तरह के जो हमसे पूछे जा सकते हैं, और उन कंपाउंड्स का हमें पता होना चाहिए। तो ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, तो उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो अपन को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिए। तो अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो और फिर अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। तो तब तक हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपके क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद आप वीडियो चालू करके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंडीशन क्या थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अगर मैं n की वैल्यू, क्योंकि जो n की वैल्यू है, n क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से n = 0 2 इलेक्ट्रॉन, n = 1 6 इलेक्ट्रॉन, n = 2 10 इलेक्ट्रॉन, n = 3 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 आ रहे हैं तो वो कंपाउंड क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ओके, इस कंपाउंड को चेक करते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पर चेक करते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, प्लेनर है। लेकिन यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 4। और एंटी एरोमेटिक के लिए जो इलेक्ट्रॉन है किसके मल्टीपल में होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n = 1 4, n = 2 8, n = 3 12। इस तरह से अगर 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी। यहां पर बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी। यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये हुआ एरोमेटिक। किस तरह से भाई, पाई से अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से बन करके आ जाएगी। इस पाई बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड आ गई। फिर से इस पाई बॉन्ड को मैं यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, तो यहां पर शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गई। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पर देखते जैसे अभी उसकी स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे ही अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये भी एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम जब हम रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस में केवल एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या आ गया, 2 4 6, ये भी एरोमेटिक। तो इस पॉइंट को हम अभी देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन आ रही है। यहां पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, 2 4 6 एरोमेटिक। यहां पर पाई सिंगल, पाई पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, एरोमेटिक।
अब एक चीज में यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर आप जब एरोमेटिक कैरेक्टर को कंपेयर करोगे तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा है। हम अभी कंपेयर करेंगे, मैं अभी बताता हूं इसको। तो ये आपका एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, इस वाले कंपाउंड को अभी स्टडी करते हैं कि इसका नाम है प्रिडीन। तो प्रिडीन आपका एरोमेटिक होगा, ना कि एंटी एरोमेटिक। तो किस तरह से ये एरोमेटिक आएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो हम देखते हैं। अगर हम प्रिडीन की बात करें तो प्रिडीन की स्ट्रक्चर ये दी हुई है, ये हमें प्रिडीन दिया हुआ है, यहां पर लॉन पेयर है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर इस तरह से नाइट्रोजन की बन जाएगी। ये नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बन गई, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ईच एटम पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम एक p ऑर्बिटल यहां पर बना दिया। हर कार्बन एटम पर एक एक p ऑर्बिटल हम बना देंगे। ये p ऑर्बिटल बन गया। अब p ऑर्बिटल बना तो ये p ऑर्बिटल इस तरह से यहां पर दिया हुआ होगा, तभी इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है। ये कंडीशन यहां पर आ गई। ये जो मैं यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ, ये फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ बस, क्योंकि ऑर्बिटल में दो फेज होती है, एक पॉजिटिव फेज एक नेगेटिव फेज। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होना नेसेसरी है। यहाँ पर ये जो और लोन पेयर है ये इन पाई बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। जब हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक काउंट करेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल ये वाले जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को हम काउंट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एक तो एग्जाम्पल और आता है, काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसी तरह का एक एग्जांपल और आता है ट्रोपाइलियम कैटायन। अगर हम यहां पर इस एग्जांपल को देखते हैं तो पॉजिटिव सिंगल डबल कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। एक एग्जांपल और आता है, तो ये वाला एग्जांपल, अगर हम यहां पर इस एग्जांपल को स्टडी करें तो हमें देखने में लग रहा है सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहां पर। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड में रिपल्जन लगने लगता है। इन दोनों एटम के बीच रिपल्जन लगने लगेगा। उस रिपल्जन की वजह से जो कंपाउंड देखने में हमें प्लेनर लग रहा है, ये प्लेनर ना होकर के क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर हुआ तो वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हुआ, ये कंपाउंड एरोमेटिक था। कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनको हम यहां पर देख रहे हैं। हाँ, अगर मुझे इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो रिपल्जन लग रहा है इस रिपल्जन को यहां से खत्म कर दो। और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है क्या, कि ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं इस कंपाउंड का किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना दो, इस तरह से बॉन्ड बना दो यहां पर। तो जो हाइड्रोजन एटम थे जिनकी वजह से रिपल्जन लग रहा था, वो रिपल्जन अब क्या हो गया, यहां पर खत्म हो गया। तो ये वाला जो कंपाउंड है, यहां पर ऑक्सीजन आपको मिल सकता है, ऑक्सीजन ना हटा करके यहां पर अगर हम CH2 लगा दें तो भी सेम ही चीज है। तो अभी ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, ऑलमोस्ट प्लेनर। तो अभी क्या है, ऑलमोस्ट प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये नॉन प्लेनर था तो ये नॉन एरोमेटिक। तो हमारा जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना नेसेसरी है, तो ये आपका एरोमेटिक। एक टाइप का क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं यहां पर, तो उस कंपाउंड को भी देख लेते हैं।
कभी कभी आपको जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो इस तरह से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। 2 रिंग दिए हुए हो सकते हैं आपको इस तरह से, आपको 2 रिंग दिए हुए हो सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है। इसको रफ कर देते हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं और इस वाले बॉन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि दोनों ही कंपाउंड क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब स्टेबल कौन सा होगा, जो एरोमेटिक है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां से पाई बॉन्ड को मेरे पास 2 ऑप्शन है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के। ये जो पाई बॉन्ड है, हम हमेशा रिंग के बाहर वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रिंग के अंदर वाले को नहीं। तो अभी पहले केस में क्या हो सकता है कि जो पाई बॉन्ड है इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा हूं, ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करता हूं तो कंडीशन ये बनेगी, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर निगेटिव। अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करता हूं, पाई बॉन्ड को नीचे की डायरेक्शन में, तो कंडीशन क्या बन करके आएगी, ये कंडीशन यहां पर बन जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों रिंग को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। अब अगर मैं इस रिंग को स्टडी करता हूं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, यहां पर ये आपका एरोमेटिक हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो रहा है। तो हम जो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे वो हमेशा उस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे जिस डायरेक्शन में दोनों रिंग स्टेबल हो पा रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों के दोनों रिंग स्टेबल हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं आएगी क्योंकि दोनों के दोनों रिंग के आ जा रहे हैं एंटी एरोमेटिक आ रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा। बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होंगे और ये क्या दिया हुआ है आपको, एरोमेटिक दिया हुआ है। तो इस तरह से हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको लेक्चर सही लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कैन सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।